दिशा अमीर घर से थी, पर दिशा का ससुराल बिल्कुल गरीब था। दिशा के मायके वालों ने ही उसे रहने के लिए घर और घर की सारी चीजें दी थी, जिस वजह से दिशा को काफी घमंड था। इसलिए वो हर समय अपनी देवरानी को नीचा दिखाती और उसे सताती। अरे ओ करमजली निशा, कहाँ मर गई तू? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? कितनी तेज बारिश हो रही है, अब जाकर कपड़े भी उतार ले। दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बारिश बहुत तेज हो रही है। अब तक तो सारे कपड़े भी गीले हो चुके होंगे। मुझसे जुबान चलाती है, अपनी औकात भूल गई है क्या? तुझ जैसे भिखारी को मैंने अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी है, तेरे लिए क्या वो कम है? बुखार में तपती निशा बारिश में भीगती हुई सारे कपड़े उतारती है, क्योंकि निशा गीली हो चुकी थी। इसलिए जब वो कपड़े लेकर नीचे आती है तो पूरा घर गीला हो जाता है। ये सब कुछ निशा की सास से देखा नहीं जाता और वो अपनी छोटी बहू की मदद करने के लिए जल्दी से उसके हाथ से सारे कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और उसे कपड़े बदलने को कहती है। बहू निशा, ये सब कुछ मैं साफ कर दूंगी। तू जाकर पहले अपने कपड़े पूरी तरह से बदल ले, भीग चुकी है। तेरी तबीयत ऐसी और खराब हो जाएगी। अच्छा, तो सास बहू में बड़ा ही प्यार आ रहा है। माँ जी, आप भूल रही हो कि ये घर मेरा है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। और पहले ये लड़की इस घर की साफ सफाई करेगी, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेगी। और अगर आपने इसकी कोई मदद की ना, तो मैं आपको कमरे के अंदर बंद कर दूंगी। अब बेचारी अर्चना चाहकर भी अपनी बहू की मदद नहीं कर पाती और अकेले ही निशा सारे काम करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा खाना खा रही होती है तो दिशा का बेटा अर्जुन आकर निशा का खाना नीचे गिरा देता है। निशा को अर्जुन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है। ये कैसी बदतमीजी अर्जुन? क्या तुम्हें स्कूल में यही सिखाया जाता है? चाची, तुम बहुत गंदी हो, तुमने मुझे मारा। मैं जा रहा हूँ माँ से कहने। नहीं अर्जुन, दीदी से कुछ मत कहना। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम पर हाथ उठाया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। देखो, मैं तुम्हारी चाची हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत माँ से लगा कर रहूंगा। अब अर्जुन जाकर निशा की शिकायत अपनी माँ से कर देता है। जब दिशा को पता चलता है कि निशा ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा है तो वो अपने विकलांग देवर को सीढ़ियों के पास लाकर खड़ी हो जाती है और निशा से कहती है, तू ना अपनी औकात और हैसियत भूल गई है। तुझे लाइन पे लाने के लिए तेरे पति को आज सीढ़ियों से नीचे गिराना पड़ेगा। तू बार बार भूल जाती है कि मैंने तेरे विकलांग पति को इस घर में रहने की जगह दे दी है। नहीं दीदी, प्लीज रमन जी को कुछ मत करना। आप चाहे तो मुझे मार लीजिए। तूने भी तो मेरा गुस्सा मेरे बेटे पे निकाला है, अब इसका हर्जाना भी तो भरना ही पड़ेगा ना तुझे। अब पति को बचाना चाहती है तो बचा ले। अब निशा व्हीलचेयर पर बैठे रमन को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, पर सही समय पर आकर अपने पति को बचा लेती है। पर फिर भी रमन को काफी चोट लग जाती है। रमन जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी जल्दी आइए, देखिए रमन जी आँख नहीं खोल रहे। क्या हुआ बहू? रमन सीढ़ियों से कैसे गिर गया? मेरा काम तो हो चुका, अब तुम सास बहू देख लो कि क्या करना है। बहू, तूने ये अच्छा नहीं किया। मानती हूँ कि तू बड़े घर से है, इस घर में रखी हर चीज तेरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी देवरानी पर इस तरह से कहर बरसाएगी। दिशा अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अर्चना डॉक्टर को बुला लेती है। निशा अपने पति की दवाइयाँ तो ले लेती है, पर उसके पास डॉक्टर को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते और इसलिए दिशा अपनी अंगूठी डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, सही समय आने पर आपने मेरे पति की जान बचा ली। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं कि मैं आपको दे सकूं। मेरे पास बस ये अंगूठी है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। ये अंगूठी बहुत महंगी है, मेरे फेस से भी ज्यादा। मैं ऐसे नहीं खरीद सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है अपने पेशेंट की जान बचाना। कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे मत दो। डॉक्टर बिना अपनी फीस लिए वहाँ से चला जाता है। अब समय इसी तरह से बीतता जाता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद अर्जुन बड़ा हो जाता है और अब भी दिशा अपनी देवरानी के लिए वही कठोर रवैया रखती है। तो वहीं अर्जुन पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जो हर समय अपनी माँ से किसी न किसी चीज की डिमांड करता। माँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है। मेरे सभी दोस्तों के मम्मी पापा ने उन्हें उनके जन्मदिन पर कार गिफ्ट करी है।
मुझे भी एक कार चाहिए। अर्जुन बेटा, अभी कुछ ही समय पहले तो मैंने तुझे आईफोन दिलाया था, अब तू कार की जिद कर रहा है। जानता है ना कि तेरे नाना हमसे नाराज हैं, वो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते, और तेरा बाप एक नंबर का निकम्मा है जो कमाना ही नहीं चाहता। ऐसे में मैं तुझे कार लाकर कहाँ से दूंगी? माँ, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आपका क्या घर का इकलौता हूँ। चाची तो बांझ हैं और आप 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपने मुझे कार नहीं दी तो मैं घर नहीं आऊंगा। अर्जुन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अर्जुन इकलौता बेटा था, इसलिए वो दिशा साहूकार से कर्जा लेकर उसे कार गिफ्ट करती है। पर जब से उसके मायके वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ा था, तब से दिशा की हालत बिगड़ चुकी थी। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, पर दिशा अपना कर्ज नहीं चुका पाती और साहूकार कुछ गुंडे लेकर उसके घर आ जाता है। क्यों रे दिशा, वैसे तो तू अमीर होने का ढिंडोरा पीटती है, पर अब मेरे पैसे खाकर बैठ गई। कब देगी मेरे पैसे? देखते देखते 6 महीने बीत गए, पर तू है कि पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे बस 1 महीने का टाइम और दे दो, मैं एक एक करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। बस ये गुंडे लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं गुंडों के साथ यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुझे तेरे घर से बेदखल करने के लिए आया हूँ, समझी? इतना बोलकर साहूकार दिशा से बदतमीजी करने लगता है। ये सब कुछ निशा से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी जेठानी की मदद करने के लिए आगे आती है। देखिए, आप एक औरत के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा करती हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। अभी मेरे पास सिर्फ ये कुछ पैसे रखे, आप इन्हें ले लीजिए। कुछ पैसे और अपने कुछ गहने देकर निशा साहूकार को वहाँ से भगा देती है। ये देखकर दिशा की आंखें खुल जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर निशा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। निशा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरा भला किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। दीदी, आपने हमें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दिया। आप तो जानते हैं ना कि आपके देवर विकलांग है। हर महीने सरकार की तरफ से रमन जी को कुछ पैसे मिलते, मैंने वो पैसे बचा के रखे थे बुरे समय के लिए। आज जब मैंने आपके साथ ये सब होता देखा तो मुझे लगा इससे बुरा दिन कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अपने सारे पैसे दे दिए। निशा की दरियादिली देखकर दिशा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और दिशा अपनी गलती सुधारने के लिए अपने सारे गहने बेच देती है और साहूकार का कर्ज चुका देती है। साथ ही साथ वो निशा के सारे गहने भी साहूकार से ले आती है और निशा से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और अर्जुन को सुधारने के लिए हॉस्टल भेज देती है। संध्या और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ दीपक दिन का उजाला था, वही संध्या रात की तरह घंघोर काली। ऐसे ही एक दिन दीपक संध्या से मिलने उसके घर जाता है। संध्या, कहाँ हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। दीपक, आज मेरा मन नहीं कर रहा, हम फिर कभी जाएंगे। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सच सच बताना, क्या हुआ? दीपक, कहाँ मैं काली और कहाँ तुम दूध की तरह गोरे। मुझे डर लगता है अगर तुम्हारी माँ हमारे इस रिश्ते के लिए नहीं मानी, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दोगे। संध्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काली हो और मैं गोरा। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे रंग से नहीं। और माँ की फिक्र तुम मत करो, वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को मना कर रहूंगा और बहुत जल्द तुम्हारे घर बारात लाऊंगा। इस तरह से दीपक संध्या की परेशानी का हल चुटकियों में निकाल देता है। अब समय यूं ही गुजरता जाता है और दीपक संध्या के बारे में अपनी माँ से बात करता है। और जैसे ही दीपक की माँ सुमित्रा को पता चलता है कि संध्या का रंग काला है, वो इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देती है। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? वो लड़की तेरे लायक है ही नहीं। कहाँ तू इतना गोरा चिट्टा अंग्रेज जैसा, और वो लड़की काली कलूटी साउथ अफ्रीकन जैसी। तुम दोनों का तो मेल ही नहीं है। माँ, बस भी करो। आप कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल रंग नहीं, इंसान का दिल देखा जाता है। बेटा, इसी जमाने में जी रही हूँ और मुझे लगता है कि तू कोई मनहूस सपना देख रहा है जो तुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो किसी काली भूत से भी ज्यादा डरावनी है। अगर भूत भी उसके सामने चला जाए ना तो बेचारा डर के भाग जाएगा और तू उसे रोज रोज पता नहीं कैसे झेलेगा। माँ, बस भी करो। मैं संध्या के खिलाफ अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। इस तरह से दीपक गुस्से में घर से चला जाता है। दीपक का गुस्सा देखकर सुमित्रा डर जाती है। मेरा बेटा उस काली के प्यार में पागल हो चुका है। अगर मैंने इसकी शादी से मना किया तो ये खुद को कुछ कर लेगा। भलाई इसी में है कि मैं इनके रिश्ते के लिए हाँ कर दूं।
उसके बाद इन दोनों को अलग कर दूंगी। इस तरह से बहुत सोच विचार करके सुमित्रा इस शादी के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्दी दीपक और संध्या की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, पर सुमित्रा हर समय संध्या को एहसास कराती कि वो दीपक के काबिल नहीं है। देख रही हो बहू, ये हमारी फैमिली फोटो है और हमारी फैमिली फोटो में देखो सब के सब गोरे हैं। दूर दूर के देशों से मेरे बेटे के लिए रिश्ता आ रहा था। मेरे बेटे को तो बस तू जैसी काली साउथ अफ्रीकन वाली लड़की ही पसंद आई। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। अब उसी समय दीपक आ जाता है। अपने बेटे को देखकर सुमित्रा संध्या से अच्छे से बात करने लगती है। अरे बहू, तू तो रोने लग गई। अरे जरूरी थोड़ी है ना कि तू काली है तो तेरा होने वाला बच्चा भी काला पैदा हो। क्या पता बच्चे का रंग बाप के ऊपर चला जाए। क्या हुआ माँ, संध्या रो क्यों रही है? आपने उसे कुछ कहा क्या? बेटा तू पागल है क्या? अरे मैं क्यों कहूंगी उसे कुछ? वो तो मैं बस फैमिली फोटो दिखा रही थी। फोटो देखते देखते वो रोने लग गई। कहने लगी कि कहीं गोरा खानदान काले खानदान में ना बदल जाए। बेटा मैं तो बहू को बस समझा रही हूँ, लेकिन वो है कि समझना ही नहीं चाहती। संध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, भूल जाओ रंग को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अगर मेरे काले बच्चे भी होंगे तो भी मैं उन्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना एक बाप अपने बच्चों को करता है। दीपक की बातें सुनकर संध्या को बहुत अच्छा लगता है, पर सुमित्रा को जरा भी नहीं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सुमित्रा की हर कोशिश नाकाम होती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी संध्या घर छोड़कर नहीं जाती। क्या करूँ इस कलमुही का? इसे घर से निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो चिंबुक की तरह चिपक गई है। सुमित्रा संध्या को घर से निकालने का नया प्लान बनाने लगती है और तभी वहाँ दीपक की बचपन की दोस्त अनोखी आती है। अनोखी को देखकर सुमित्रा के दिमाग में एक नया आइडिया आता है, तो वो अनोखी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। अच्छा हुआ अनोखी बेटा जो तू यहाँ आ गई। जानती हूँ कि तू मेरे दीपक से बहुत प्यार करती है, पर मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरा दीपक फंस गया है। पर मुझे लगता है दीपक भी संध्या से बहुत प्यार करता है। मेरी दीपक से बात हुई थी, उसने मुझे खुद यहाँ बुलाया संध्या से मिलवाने के लिए। तू बिल्कुल सही कह रही है अनोखी, लेकिन मैं तुझे कैसे समझाऊं कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाए और मेरी घर की बहू तू बन जाए। इस तरह से अनोखी सुमित्रा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन दीपक घर पर होता है और सुमित्रा संध्या को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा संध्या के साथ घर आती है, जहां संध्या अनोखी को दीपक की बाहों में देखती है। ये क्या, दीपक की बाहों में अनोखी? माना कि अनोखी दीपक का बचपन का प्यार है, लेकिन दीपक को नहीं भूलना चाहिए कि उसकी शादी हो चुकी है। अब तो बहू समझ गई होगी ना तू कि मैं तुझे दीपक से दूर होने के लिए क्यों कहती थी। दीपक मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, मेरे होते हुए वो किसी और के साथ। बहू बचपन का प्यार होता ही ऐसा है, बाकी तेरी मर्जी है, तू देख ले कि तुझे क्या करना है। अब संध्या अपनी सासों की बातों में आ जाती है और दीपक को छोड़ने का फैसला लेती है, पर जब ये बात दीपक को पता चलती है तो वो संध्या से कहता है, संध्या, तुमने ये फैसला कैसे ले लिया? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये चीज तो मुझे धोखा देने से पहले सोचना था। माना कि मैं काली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे धोखा दे। धोखा? कैसा धोखा? तुम पागल हो गई हो क्या? अब संध्या सारी बात दीपक को बताती है और दीपक समझ जाता है कि ये सारी चाल किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की ही है। अब दीपक संध्या को विश्वास दिलाता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। संध्या, तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? जानती हो ना माँ हर समय तुम्हें धोखा देती है ताकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। ये सब माँ की चाल है और कुछ नहीं। पर मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं कि धोखा आपने नहीं माँ जी ने दिया है। संध्या दीपक से सवाल कर ही रही होती है। उन दोनों के बीच की लड़ाइयाँ देखकर अनोखी संध्या के सामने आ जाती है और उससे कहती है, दीपक की बात पर विश्वास नहीं करोगी, पर मेरी बात पर तो कर सकती हो ना। दीपक बिल्कुल सच कह रहा है। मैंने आंटी का साथ इसीलिए दिया क्योंकि मुझे लगा था कि दीपक भी मुझसे प्यार करता है, पर तुम दोनों को साथ देखकर मुझे समझ आ गया कि आंटी ने मुझसे झूठ कहा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपनी सास की सच्चाई पता चलने के बाद संध्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दीपक से माफी मांगती है
और दीपक संध्या के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद सुमित्रा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। निशा और अनीशा दोनों ही बहन थी, पर निशा अनीशा के मुकाबले कम सुंदर थी, जिस वजह से जब भी लड़के वाले निशा को देखने आते तो वो अनीशा को पसंद कर लिया करते। इसलिए जब इस बार निशा को अजीत नाम का लड़का अपनी माँ विमला के साथ देखने आता है तो निशा की माँ अनीशा से बोलती है, अनीशा बेटा, तेरी बहन निशा तुझसे बड़ी है, तेरी बहन में कोई कमी नहीं है, फिर भी लड़के वाले तेरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तेरी बहन की शादी ना हो जाए तू लड़के वालों के सामने ना आए। माँ, मैं सब समझ चुकी हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं लड़के वालों के सामने नहीं आऊंगी। इस तरह से निशा का रिश्ता अजीत के साथ हो जाता है। बहुत जल्द अजीत और निशा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अजीत देखता है कि उसकी साली अनीशा निशा से काफी सुंदर है। उसे देखते ही अजीत के मन में उसे शादी करने की इच्छा पनप जाती है। निशा के माँ बाप ने बिल्कुल सही नहीं किया। इस निशा से लाख गुना सुंदर है अनीशा, इसलिए जानबूझकर इसके माँ बाप ने कभी अनीशा को हमारे सामने नहीं आने दिया। जो बात अजीत अपने मन में सोच रहा होता है वही ख्याल विमला के दिमाग में भी आता है, पर वो लोग कुछ नहीं कहते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अजीत निशा के साथ सही से बर्ताव नहीं करता, जिस वजह से निशा काफी परेशान रहने लगती है। और एक दिन अपनी सास विमला से बोलती है, माँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मैं अजीत जी को पसंद नहीं थी जो वो मुझसे ऐसे नाराज रहते हैं? बहू, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तू मुझे और अजीत को पसंद थी, पर जब हमने तेरी छोटी बहन को देखा तब हमें पता चला कि सोने से महंगा तो हीरा होता है और तेरे माँ बाप ने हमें धोखा दिया। अगर शादी से पहले हमने तेरी छोटी बहन को देखा हो। विमला की ये बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और इसलिए निशा अपने पति का दिल जीतने के लिए हर वो काम करती है जिससे अजीत को खुशी मिल सके। समय यूं ही बीतता जाता है और निशा की शादी को 1 साल हो जाते हैं। इन 1 साल में अजीत की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और विमला भी निशा से प्यार करने लगती है। अब मेरी जिंदगी में सब ठीक है अजीत जी, और माँ की नाराजगी भी खत्म हो गई। अब तो मैं अजीत जी को अपनी बहन से मिलवा सकती हूँ, अब कोई डर नहीं। इतना बोलकर निशा अपने घर फोन करती है और अनीशा से कहती है, तेरा बहुत मन करता है ना अपने जीजा से बात करने का। इस बार मैं 10 दिनों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं 10 दिनों के लिए घर आ जाऊँ। जब तेरे जीजा जी आएंगे तो जी भर के बात करना। इस तरह से निशा अजीत के साथ अपने मायके जाती है। इन 10 दिनों में अजीत और अनीशा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों काफी देर तक हंस हंस के बातें करते हैं। घर आने के बाद भी अजीत ज्यादातर समय अनीशा से ही फोन पर बातें किया करता और एक दिन अनीशा से बोलता है, अरे मेरी जान, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे जीजा जी मत कहा करो, तुम मुझे जान कहकर बुलाया करो, इसमें प्यार है। और वैसे भी तुम्हें देखे काफी दिन हो गए हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमसे मिलने? अब जब इतने प्यार से बोला है तो आना तो बनता ही है, चाहे समय ही क्यों न लगे। मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने, और हाँ, कुछ दिन रहने के लिए भी। इस बारे में दीदी को मत बताना। अब अगले ही दिन अनीशा अपना सामान लेकर अपनी बहन के ससुराल आ जाती है। जैसे ही निशा अनीशा को देखती है वो बहुत खुश होती है, साथ ही साथ हैरान भी। अनीशा तो यहाँ, वो भी इस तरह अचानक? हाँ दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा क्यों ना तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊं। वैसे दीदी, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे अनीशा, भला इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो जब तक यहाँ रहना चाहती है तब तक रह। वैसे भी माँ जी और अजीत जी दोनों ही अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से अनीशा और निशा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती हैं। शाम को जब अजीत घर आता है तो वो निशा के सामने नाटक करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीशा ज्यादातर समय अपने जीजा के साथ ही रहती। ये देखकर निशा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सारी बातें इग्नोर कर देती है। पर समय के साथ अनीशा और अजीत की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अजीत अब निशा को जरा भी टाइम नहीं देता और ऑफिस जाने से पहले अनीशा से मिलकर जाता और ऑफिस से घर आते ही
अनीशा के पास जाकर बैठ जाता। जब से अनीशा इस घर में आई है, अजीत जी का बिहेवियर काफी बदल चुका है। वो पहले की तरह नहीं रहे। हर समय अब अनीशा को ही ढूंढते हैं और अनीशा भी हर समय इन्हीं के साथ चिपकी रहती है। कहीं मेरी ही बहन मेरी सौदन बनने की कोशिश तो नहीं कर रही। हे भगवान, मैं अपनी बहन के बारे में क्या सोच रही हूँ। आज उसी की वजह से तो मेरा घर बसा है और मैं। इस तरह से निशा के दिमाग में काफी सारी बातें घूमने लगती है, पर निशा ये सब देखकर भी सारी बातें नजरअंदाज करती है। अब समय के साथ विमला भी ज्यादातर समय अनीशा के साथ ही रहती। बेचारी निशा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और अनीशा विमला के साथ कमरे में बैठकर बातें करती रहती। शाम को जैसे ही अजीत घर आता, अजीत के आने के बाद अनीशा अजीत के साथ बैठ जाया करती। ऐसे ही एक रात निशा सो रही होती है, तभी आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि अजीत बिस्तर पर नहीं है। इतनी रात को अजीत जी कहाँ गए और ये बालकनी में से हंसने की आवाज किसकी आ रही है? अब निशा बालकनी पर जाकर देखती है, जहां वो देखती है कि अजीत और अनीशा खड़े होकर हंस कर बातें कर रहे हैं। पर जैसे ही वो दोनों निशा को देखते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं। क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर ऐसे डर क्यों गए? और इतनी रात में आप दोनों अकेले बालकनी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं निशा, मुझे नींद आ रही थी तो मैं टहलने के लिए कमरे से बाहर आ गया। तभी मेरी नजर अनीशा पर पड़ी। अनीशा अकेली बालकनी पर खड़ी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर अपनी साली साहिबा से हंसी मजाक कर लिया जाए। चलो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ दीदी, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। इस तरह से अजीत निशा को बेवकूफ बना देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजीत की नजदीकी अनीशा के साथ बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात फिर आधी रात में निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि आज भी अजीत अपने कमरे में नहीं है। इस बार निशा सीधा अनीशा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अजीत और निशा एक दूसरे के बेहद करीब हैं। अजीत जी, अनीशा, ये सब कुछ क्या है? अनीशा, तू मेरी बहन है, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए, अपनी ही बहन की सौतन बनते हुए? अरे शर्म कैसी, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अगर शादी से पहले तुम्हारी माँ ने चालाकी नहीं की होती तो आज अनीशा मेरी बीवी होती, ना कि तुम। और वैसे भी माँ को अनीशा बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने सोच लिया है कि हम दोनों कल के कल शादी करेंगे और इसलिए मेरे कहने पर अनीशा यहाँ आई है। सच्चाई सुनने के बाद निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगली सुबह जब अजीत और विमला अनीशा के कमरे में उसे तैयार होने के लिए बोलने जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि अनीशा अपने कमरे में नहीं है और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी है जिस पर लिखा होता है, दीदी मुझे गलत मत समझना, मैंने कभी भी तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करी और ना ही इस बारे में कभी कुछ सोचा। ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी कास्ट छोटी है और माँ बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई, ताकि माँ बाप को विश्वास हो जाए कि मैं अमन को भूल चुकी हूँ। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भागकर यहाँ आ गई। मुझे माफ कर देना दीदी। देख लिया जीजी, माँ जी, आप में ऊपर ही सुंदरता का परिणाम। जरूरी नहीं जो इंसान ऊपर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी बहन को मेरी सौतन बनाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ। शायद अब आपकी आंखों से सुंदरता की पट्टी खुल गई होगी। इस तरह से अजीत और विमला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अजीत इस तरह की हरकत फिर कभी नहीं करता।